हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, हमने किस तरह से मोशन को डिस्क्राइब किया था। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमें किसी बॉडी की पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर पता है तो हम उसका मोशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मोशन किस तरह से डिफाइन होता है? अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की जिसका हम मोशन डिस्क्राइब करने लगे हैं, डिफाइन करने लगे हैं, तो हमें उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमें पता होंगी, और भी पैरामीटर्स होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमें पोजीशन के साथ साथ उसका टाइम भी पता होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है। अगर हमें ये इस तरह के पैरामीटर पता हैं तो हम उसका मोशन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम मोशन डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा फिक्स्ड नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि जो मोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मोशन क्या है? रिलेटिव है। अब रिलेटिव का मतलब वो है मोशन का कि हर ऑब्जर्वर के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए उसका मोशन डिफरेंट है। किसी के लिए एक चीज़ रेस्ट में ही हो सकती है और किसी के लिए वो चीज़ मोशन में ही हो सकती है। अगर मैं अपने आप को लूँ या और भी पूरे अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी इंसान है, जानवर हैं, कुछ भी, उनको लें, अगर वो एक जगह पर स्टेशनरी खड़े हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये अर्थ है, अगर ये अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी खड़ा है बंदा, तो ये रेस्ट में होगा, अपने आप को ये कहा मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन जब कोई आउटसाइड द अर्थ कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये मार्स प्लैनेट है, ये अर्थ है, जो मार्स से इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग ऑल्सो। सो मार्स में जो होगा, कोई ऑब्जर्वेशन डिवाइस लगा होगा, कोई भी बीइंग होगा, कोई भी वहां से देख रहा होगा, जो भी हमने मार्स मिशन भेजे हैं, रोवर्स या कुछ भी, वो देख रहे होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग हम भी मूव कर रहे हैं। तो मोशन जो है वो हर चीज के लिए डिफरेंट है। एक ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी वो डिफरेंट है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मोशन डिफाइन करते हैं तो मोशन फिर किस तरह से डिफाइन होगा? क्योंकि एब्सोल्यूट में तो वो हो ही नहीं रहा, सबके लिए अलग अलग है, रिलेटिव है, तो मोशन रिलेटिव टर्म में ही डिफाइन होता है। और उसको हमने मेजर करना हो, उसके पैरामीटर्स मेजर करने हो, तो वो भी रिलेटिव टर्म में ही मेजर होंगे। किसी एक बंदे के लिए अगर वेलोसिटी इतनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो दूसरे के लिए वो वेलोसिटी अलग होगी। किसी के लिए एक्सेलरेशन इतनी है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो दूसरे के लिए अलग होगी। टाइम इवेंट जो है वो डिफरेंट, पर न्यूटन मैकेनिक्स में टाइम ऑलमोस्ट क्या, टाइम सेम ही रहा, एब्सोल्यूट रहा है। टाइम ही ऐसी क्वांटिटी है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, जहाँ जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, तो तब तक ये ऑब्जर्वेशन या ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। टाइम उसको एब्सोल्यूट ही मान जाता था। मतलब कोई मैटर नहीं करता वेलोसिटी कितनी है, कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट, टाइम हमेशा एक जैसा ही रहेगा पूरे यूनिवर्स में। तब ये माना जाता था उस एरा में। लेकिन आइंस्टाइन के दौरान उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ये सिनेरियो चेंज हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन डिफाइन करना है तो वो उस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का समझो, अगर ये गाड़ी है, इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है ऑन अ स्मूथ रोड, ओके, और यहां रोड के साइड पे ही एक पर्सन रोड पर खड़ा है, तो इसने इसका मोशन डिफाइन करना है, तो ऑब्वियस है वो कहेगा ये मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, गाड़ी मूव कर रही है। ओके, सो हम मोशन किस तरह से डिफाइन करेंगे?
कि कहीं भी कोई फिक्स पॉइंट, इसको फिक्स पॉइंट मान लो, इसकी रिस्पेक्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, हम उसकी एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं, हम टाइम पीरियड चेक कर रहे हैं कि वो इस टाइम पीरियड पे और इस पॉइंट के बीच में कितना टाइम लैप्स हुआ, तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फिक्स पॉइंट है, जिससे हम, ऐसा फिक्स पॉइंट जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब उसी तरह से इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए। अब ये पर्सन अपने हिसाब से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि जो यहां खड़ा बंदा है, जो ऑब्जेक्ट है यहां खड़ा, या कोई पॉइंट है यहां पे, वो मूव बैकवर्ड, क्योंकि ये यहां जा रहा है तो उसको लगेगा वो पीछे की ओर जा रहा है, वो अपने हिसाब से रेस्ट में है, उसको लगेगा ये, तो ये अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये अपने आप में एक फ्रेम है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फिक्स पॉइंट किसी स्पेस में, स्पेस की बात कर रहे हैं हम, मतलब 3 डायमेंशनल चीजें, आप किसी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप कहां से मेजर कर रहे हो उसको, किसी पॉइंट पे ही लोगे ना उसको, तो वो पॉइंट कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फिक्स्ड पॉइंट और कोई भी ऑब्जेक्ट, अ फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी measure the motion of different objects. A fixed point object from which we measure the motion of different objects is known as frame of reference. अब इसमें बात एक ध्यान दो, we measure, लेकिन मेजर किससे करेंगे, मतलब कि कोई भी फिक्स पॉइंट, यहां से हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहां मेजर कर रहे हैं, तो उस फिक्स पॉइंट के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो मेजरमेंट करने के लिए, तभी वो ऑब्जर्वर कहलाएगा। जो ये फिक्स पॉइंट है, जो ये चीजें मेजर कर रहा है, किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को का मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर हो रहा है, और ऑब्जर्वर की एक खासियत होती है कि observer must be equipped with measuring devices. उसके पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की अगर वो डिफाइन करने वाला है, तो उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे वो मेजर कर सके। उसके पास एक, लेट्स से, meter scale for length and a clock for time. meter scale and clock. तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन, कि जिससे हम ऐसा फिक्स पॉइंट, जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब कर सके, मोशन को मेजर कर सके, मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको मेजर कर सके, तो वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर बात भी करें, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं, लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, देखने का नजरिया, तो उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर ऑब्जेक्ट, हर चीज का रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशंस में है, किस सर्कमस्टांसिस में है, तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोई भी फिक्स पॉइंट, समझो मैं एक फिक्स पॉइंट हूं और मैं किसी बॉल को अपने आगे से जाते हुए देखता हूं, किसी कार को अपने आगे से जाते हुए देखता हूं, तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कब बनूंगा, अगर मैं उसके मोशन को साथ साथ में डिस्क्राइब कर रहा हूं कि वो कितनी पोजीशन, क्या उसकी वेलोसिटी रही है, क्या उसकी एक्सेलरेशन रही है, कितने टाइम पीरियड में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया है, तो उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। उसी तरह से जो कार में बंदा बैठा होगा, ऑब्जेक्ट बैठा होगा, वो अपने सराउंडिंग में जो रोड के साइड पे चीजें हैं उनका मोशन डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि उसको भी तो लगेगा कि वो चीजें पीछे जा रही हैं, वो अपने हिसाब से रेस्ट में है, तो
उसको हम कहेंगे वो भी अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब मैं कहता हूँ कि वो कार के अंदर बैठा होगा, वो ऑब्जर्वर पीछे जाते हुए देख रहा होगा, तो इसका कहने का मतलब ये भी है कि उसको नहीं पता कि उसकी कार मूव कर रही है। ये एक हम अजम्पशन मान के चलते हैं। उसकी विंडो सारी ब्लैक्ड हैं, सब कुछ उसको नहीं लगा, वो अपने हिसाब से एक रूम में बैठा हुआ है। स्पेसशिप में कोई बंदा जा रहा है, वो बिल्कुल सराउंड में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है, विंडोज उसकी कुछ भी खुली नहीं है, तो वो कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर ले, वो नहीं बता सकता कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है, अनलेस उसकी जो स्पेसशिप है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में ही चल रही हो। अगर उसकी स्पेसशिप एक्सेलरेटेड हो रही है, मतलब कि अचानक से स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो समझ आएगा कि उसकी स्पेसशिप चल रही है, उसकी कार चल रही है। लेकिन जब तक वो स्मूथनेस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तब तक वो नहीं बता सकता कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपने देखा ही, फिक्स पॉइंट, एक बार फिर से फिक्स पॉइंट, जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कुछ टाइप्स के होते हैं, आज देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हो गए, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आइए जानते हैं कि क्या क्या है ये। पहले एक शुरुआत करते हैं, हम इसमें करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। अब आपने मैथ की क्लासेस में तो देखा ही होगा कि ग्राफ पेपर पर जब आप एक्स एक्सिस बनाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो, कुछ इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज अ 2 डायमेंशनल, ये 2D है, 2 डायमेंशनल। अब आपने किसी 2 डायमेंशनल चीज पे आपने किसी पॉइंट की पोजीशन देखनी है। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट है P। अब यहां पे इसकी पोजीशन आप देखोगे तो आप किस तरह से इसकी पोजीशन को डिफाइन करोगे? आप देखोगे ये यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, लेट्स सपोज ये ब्लैक बोर्ड का ही एक पार्ट है, ये पोर्शन ब्लैक बोर्ड का ही है। तो अब आपने P को डिफाइन करना है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है, P पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है। तो आप इसका जो x कोऑर्डिनेट है, यहां O से देखते हैं कहां आता है। लेट्स सपोज ये आ रहा है x, स्मॉल x, एंड दिस इज अप टू y। ओके, तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, OX, x बना रहे हैं, x यूनिट्स, एंड OY, y यूनिट्स। ओके, तो इसकी पोजीशन x एंड y, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, x एंड y कोऑर्डिनेट से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसकी पोजीशन हम x y कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये पॉइंट कितनी वेलोसिटी, कितने टाइम पीरियड के बाद यहां पहुंच जाएगा, फिर हम देखेंगे कितने टाइम पीरियड के बाद कहीं और पहुंच जाएगा, फिर हम देखेंगे। तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो मोशन में है तो हम इस हिसाब से वो मेजर करते रहेंगे, जैसा जैसा वो पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा जैसा मोशन ट्रेवल कर रहा है। ये तो होगी बात 2D की। अब 3D मतलब कि स्पेस जो हमारा, जैसे जिस स्पेस में मैं अभी खड़ा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एंड हाइट भी है। जिस हिसाब से आप जिसको जो पैरामीटर देना चाहें, ये हाइट लगा लीजिए, ये लेंथ लगा दीजिए, और ये ब्रेथ लगा दीजिए।
इस ब्लैक बोर्ड को ही देख लीजिए आप, अगर इसका मैं ये पीछे वाला पोर्शन, ये आगे वाला नहीं, ये पीछे वाला पोर्शन ले रहा हूं, और जितना ये इसकी विड्थ है, कितना मोटा है ये, तो वो ये आ गया, ये आ गया। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई, और दिस इज जेड और जी। अब रेफरेंस पॉइंट ये 0 है इसमें, जैसे टू डायमेंशन वाले में रेफरेंस पॉइंट यहाँ था, ओ था, एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हम उसकी पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। तो वैसे ही इन तीनों एक्सिस का एक रेफरेंस पॉइंट है ये, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में कहीं खड़ा है, अब जब मैं ये पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, ये कहीं सिर्फ एक्स वाई पर नहीं है, ये कहीं यहाँ पर स्पेस में कहीं यहाँ पर है। तो इसकी अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन इसकी, जब नीचे, जैसे मैं यहां खड़ा हूं नीचे जमीन पर, उस पॉइंट की प्रोजेक्शन क्या है। तो ये जो लेंथ होगी इसको z करेंगे, जो इतनी यहां से आ रही है इसको x करेंगे, और कितनी हाइट है इसकी, इस रेफरेंस से कितनी हाइट है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो y है, पॉइंट इज p। ओके, पॉइंट इज p, इसकी फ्रॉम दिस एक्स जेड प्लेन, जो एक्स जेड प्लेन है, वहां से इसकी हाइट परपेंडिकुलर कितनी है, एक्स वाई प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से इसकी हाइट है y। अब उसी तरह से अगर मैं फ्रॉम y देखूं, ओ वाई जो है, वहां से इसकी डिस्टेंस, कैपिटल, वहां से ओ वाई की बात की हमने पहले यहां, ओके। अब ये जो इसकी प्रोजेक्शन आई है, लेट्स से Q, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, दिस इज x और दिस इज z। Q लेट्स से x का पोर्शन है ये, तो ये z का पोर्शन है। Qx is x and Qz is z। ओके, कि कितना डिस्टेंस इसका यहां से है, कितना डिस्टेंस इसका यहां से है, और कितना डिस्टेंस ये यहां से है, वो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है। ये जो पोर्शन है ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट Q यहां मान लीजिए, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। डायग्राम थोड़ी खराब हो गई है, इसको दोबारा बना लेते हैं। जब ये मैं कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, ये एक्सिस बना रहा हूँ, तो ये बाहर की ओर निकली हुई है, ये बाहर की ओर है, ये ऐसे और ये बाहर, जैसे ये मार्कर जहां आ रहा है, तो वैसे ही ये है z x and y। दिस इज पॉइंट समवेयर इन स्पेस। तो ये प्रोजेक्शन, यहां से इसका डिस्टेंस समथिंग डिस्टेंस, देन यहां से डिस्टेंस इसका समथिंग, लेट्स से x, दिस इज यहां से यहां तक है, तो ये x इसका, यहां से यहां है, तो ये z इसका, एंड दिस इज फ्रॉम दिस o, दिस इज y, पॉइंट p। तो इस तरह से आप इसके भी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे जब आपको उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को पता होंगे। अब ये बात रही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, मतलब एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो तीनों एक्सिस हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, जैसे रेक्टेंगल में होती हैं, तो इस हिसाब से हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। बिल्कुल एक सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, बिल्कुल जैसे ये दीवार है मेरी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस वाली से मेरा डिस्टेंस कितना है, ओके, मैं कितनी हाइट से खड़ा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, एंड उस वाले ये वाले पोर्शन से डिस्टेंस कितना है, ये वाले पोर्शन से जहाँ कितना है, और नीचे से मेरी हाइट ऊपर कितनी है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट है जिससे हम किसी पॉइंट की पोजीशन को पता कर सकते हैं। अगर हमें पोजीशन पता हो गई और वो पोजीशन
टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, अगर वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो हमें बाकी पैरामीटर्स भी पता लग जाएंगे, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। और अगर एक्सेलरेशन पता हो गया और उसका हमें मास भी पता है तो हमें फोर्स भी पता हो जाएगी। और अगर फोर्स पता है, कितने कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हमें वर्क पता लग जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी होता है। अगर हमें मोशन को डिसाइड करना है, फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, तो हमें पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 2 टाइप्स के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप ध्यान से सुनिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेशन में तो सिंपल होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसमें न्यूटन लॉ वैलिड होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें न्यूटन के जो लॉज हैं वो वैलिड नहीं रहते हैं। अब न्यूटन के लॉज क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी उनको ब्रीफ एक अच्छे से इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ आपको कि न्यूटन लॉ, जैसे कि न्यूटन के 3 लॉ हैं मोशन के, उसके 3 लॉ हैं। एक पहला लॉ है वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो रही हो। अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है तो वो, अगर वो मोशन में है, फोर्स एक्ट हो रही है, तो वो रेस्ट में भी आ सकता है। जहाँ उसका मोशन जो यूनिफॉर्म था वो यूनिफॉर्म से एक्सेलरेटेड में भी बदल सकता है। मतलब कि अगर वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है विद फोर्स भी लगना जरूरी है, तभी मोशन चेंज होगा। तो हम कहेंगे कि वो रेफरेंस फ्रेम वो होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब मान लीजिए आप कोई बंदा बॉल को रोल कर रहा है किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, उसको मूव कर रहा है, रोल करवा रहा है बॉल को, तो वो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन देखो तो बॉल आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर रुक जाती है, लेकिन उस पर तो कोई फोर्स लगी ही नहीं। जब उसको मोशन में एक बार फेंक दिया, बाद में तो उस पर क्या फोर्स लगी कोई, कि जिस वजह से वो रेस्ट में आ गया। हाँ, उसमें फोर्सेस थी। अगर हम रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करें उसमें फोर्सेस थी। एक तो ग्रेविटी और एक एयर फ्रिक्शन, क्योंकि हवा है, जैसे जैसे पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट आगे की मूव करेगा तो हवा का एक ड्रैग फ्रिक्शन की तरह काम करेगा जो उसके मोशन को रोकेगा। ओके, तो हम कहेंगे हाँ इसमें तो ठीक है न्यूटन वैलिड, क्योंकि हमें फोर्सेस के बारे में पता है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है, तो जो उसका स्टेट ऑफ मोशन थी वो चेंज होगी क्योंकि उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई एक्सेलरेटेड हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है उसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। कि टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बदल रहा है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वो मोशन क्या है? वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब अगर कोई मोशन एक्सेलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अभी हमने न्यूटन में देखा कि अगर किसी की मोशन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कोई फोर्स ही लग रही होगी। अब एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस है कोई फोर्स भी लग रही होगी। तो ये हमें यही बताता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो मतलब कि उसमें फोर्स भी लग रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स भी लग रही है। और थर्ड लॉ है वो तो सबको पता ही है, कॉमन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे मैंने ये मार्कर फेंका, नीचे आया, इसने फोर्स एक्सर्ट की मेरे हाथ पे। अब ये थोड़े कि इसने सिर्फ हाथ पे फोर्स एक्सर्ट की, दैट्स ऑल।
मेरे हाथ ने भी इसको ऊपर पुश किया तभी ये यहाँ पर स्टेबल है। अभी भी देख लीजिए, ये नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है इसका वेट, क्योंकि ग्रेविटी है, लेकिन साथ साथ मेरा हाथ जो है, हाथ का जो सरफेस है वो भी इसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तभी ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो इस जो थर्ड लॉ है, पहले मैं आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने से पहले, जहां नॉन इनर्शियल पे आने से पहले बता देता हूं, न्यूटन लॉज से, जहां हमें इन लॉज से ये पता लगता है कि जो फोर्सेस हैं वो आइसोलेटेड नहीं होती। मतलब देयर इज मतलब कि कोई भी सिंगल फोर्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा फोर्सेस डबल में ही होंगी, म्यूचुअल होंगी, पेयर्स में होंगी। जैसे इसमें ही लगा दीजिए, फोर्स एक नीचे लग रही थी तो एक उसी वक्त ऊपर भी लग रही थी। हमेशा फोर्सेस ऐसे ही होंगी, फोर्सेस सिंगल नहीं होती, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं वापस अपने इनर्शियल पे एंड नॉन इनर्शियल। सपोज करें, इसमें आपको एक तो फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका ये भी होना चाहिए कि आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए, थॉट, आपकी जो सिनेरियो आप पढ़ रहे हो उसकी आपकी थॉट्स आपके दिमाग में चलनी चाहिए, खुद आपने इमेजिनेशन बनानी ही है। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो आपको पहले ही, आपकी खुद की इमेजिनेशन नहीं होगी, वो खुद ही बता देंगे कि हाँ भाई वो इस तरह से हो रहा है, वो इस तरह से हो रहा है। इसलिए बुक रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे बंदे का, उससे किसी इंसान का थॉट प्रोसेस भी उसकी तेज होती है, उसकी इमेजिनेशन भी तेज होती है। जितने भी आइंस्टाइन जो और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फैराडे थे वगैरह, ये सब थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे। मतलब कि कोई चीज़ उन्होंने सोच ली, कोई चीज़ पढ़ ली, तो वो दिमाग में उनके वो चीज़ पूरी एक सिमुलेशन की तरह चलती है खुद उनके दिमाग में, वो उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। तो वैसे ही आपने भी, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने वो सुनना है और इमेजिन करना है। सपोज करें आप किसी कार में बैठे हैं, ओके, और वो कार स्पीड अपनी इंक्रीज कर जा रही है टाइम के साथ साथ। अब स्पीड इंक्रीज कर रही है तो मतलब कि वो एक्सेलरेटेड है, लेकिन एक्सेलरेटेड किसके रिस्पेक्ट में है? कोई उस, आप एक कार में बैठे हो और आपका दोस्त तो वो रोड के साइड पर खड़ा है, वो रेस्ट में है बिल्कुल अपने हिसाब से। वो देख रहा है कि आपकी स्पीड, उसके पास मेजरिंग डिवाइस है क्योंकि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके पास एक मेजरिंग डिवाइसेस हैं, क्लॉक हैं, वो देख रहा है आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब उसने न्यूटन्स लॉ पढ़े रहे हैं, उसने देखा है कि अगर मोशन की स्टेट चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ मोशन की चेंज हो रही है, तो मतलब कि उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही होगी। वो आपको आवाज मारेगा, एक एग्जांपल के तौर पर वो आपको आवाज मारेगा कि हे, क्या तुम्हें, कार वाले को पूछ रहा है, जो रोड पे खड़ा है वो कार वाले को पूछ रहा है कि क्या तुझे कोई फोर्स महसूस हो रही है? आपको, आपकी स्पीड चेंज, आपने कभी देखा होगा जब आप कार में बैठते हो और अचानक से कार चलती है तो आपको पीछे की ओर जर्क लगता है, आप पीछे की ओर जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आपको पुश कर रहा है, बिल्कुल बराबर। तो वो आपको पूछेगा क्या आपको फोर्स लग रही है, तो आप कहोगे यस, हमें फोर्स लग रही है। न्यूटन लॉ वैलिड, मतलब कि जो आपका दोस्त बाहर खड़े ऑब्जर्वेशन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम कहेंगे, क्योंकि उसमें न्यूटन का लॉ वैलिड हो रहा है। जो वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपकी कार कुछ टाइम के साथ साथ ज्यादा स्पीड पकड़ रही है, एक्सेलरेटेड हो रही है, तो अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब कि फोर्स भी लग रही होगी, अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स भी लग रही होगी, तो वो उसका जो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम कहेंगे जो पर्सन एक जगह खड़ा था वो आपके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा था, तो उसको लगेगा कि बिल्कुल उसको आप, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्योंकि एक बार फिर से, क्योंकि वो आपकी कार को स्पीड पकड़ते हुए ज्यादा देख रहा है, टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब कि फोर्स, तो आप पर फोर्स लग रही है। न्यूटन लॉ भी यही कहता है कि यहां पर एक्सेलरेशन है, वहां पे फोर्स भी है, तो वो वैलिड है उसका पॉइंट, वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जो पर्सन, जो मैंने एक ये एग्जांपल दी, इसमें जो आउटसाइड पर्सन था वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट होगा। अब जो सेम सिचुएशन, अब जो बंदा कार के अंदर बैठा है, जो आप कार के अंदर बैठे हो,
आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपको फोर्स महसूस हो रही है, बिल्कुल बराबर। पर आप अपने दोस्त को साइड पर खड़ा हुआ देखे हो रोड के, तो वो भी जिस हिसाब से आपकी स्पीड चेंज हो रही है, आपको भी बिल्कुल बराबर उसकी भी स्पीड चेंज होती हुई दिखाई देगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हमने देखा था, ये कार है, अगर ये रोड का साइड है, बिल्कुल उसके सामने रोड पर आप खड़े हो, आपका दोस्त खड़ा है और ये आप हो। ओके, अब कार तो मूव यहां हो रही है एक्सेलरेशन वे में, ओके, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो उस हिसाब से आपको भी लगेगा कि ये बंदा पीछे की ओर जा रहा है। वो हालांकि अपनी जगह ही खड़ा है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन होगी कि वो पीछे की ओर जा रहा है और उसी हिसाब से जा रहा है जैसे जैसे आपकी कार की स्पीड भी चेंज हो रही है। मतलब उसको नहीं पता किसकी कार की स्पीड चेंज हो रही है, उसको फोर्स लगती हुई महसूस हो रही है। बस उसको लगेगा ये बंदा पीछे पीछे जा रहा है, और उसके पास भी क्लॉक है, इसके पास भी क्लॉक है, और भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं, तो उसको लगेगा इसकी पोजीशन भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और एक वेलोसिटी जो है इसकी पीछे जाने की वो भी चेंज हो रही है, मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन है। तो अब न्यूटन लॉ क्या कहता है, अब यहाँ एक्सेलरेशन है वहां फोर्स भी होगी। अब जो कार में बैठे हुए आप हो, जहां कोई बंदा है, वो जो बाहर खड़ा है उससे पूछेगा। अब कार वाला पूछ रहा है बाहर वाले से, क्या तुम्हें कोई फोर्स महसूस हो रही है? वो ऐसा क्यों पूछ रहा है उसको? वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसको एक्सेलरेशन दिखाई दे रही, ऑब्जर्व हो रही है। तो वो पूछेगा क्या तुम्हें कोई फोर्स महसूस हो रही है? पर जो स्टैंडिंग पर्सन है वो कहेगा नो, आई फील नथिंग, उसको कोई महसूस नहीं हो रही। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन तो है, लेकिन उस एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्ड कोई फोर्स नहीं है, तो आप उस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हो? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे जैसे इस लाइफ में इनसाइड कार या कार इटसेल्फ, तो इसमें हमने देखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हो गए, जहां पे न्यूटन लॉज वैलिड थे, और यहां पे क्या है, जहां पे न्यूटन लॉ इनवैलिड हैं। मतलब कि एक्सेलरेशन तो है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स नहीं है। तो वो हो गए आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर नहीं समझ आ रहा, आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें मुझसे, और मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की एक अच्छे वे में, दोबारा से एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको समझ आ गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल जहां पे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होते हैं। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा जो भी आज हमने पढ़ा। जैसे कि हमने पढ़ा मोशन को जो डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमने टाइप पढ़े, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो पढ़ा हमने। देन हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं जिसको, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। देन हमें उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पढ़ा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें इनर्शियल के बारे में पढ़ा जिसमें न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं, जिसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं हाँ अगर एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स। और नॉन इनर्शियल जहां भी न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, अगर एक्सेलरेशन है तो देयर इज नो फोर्स बट स्टिल एक्सेलरेशन। जैसे आप एक बस का ही लगा लो, अगर बॉल वहां फ्लोर पे रेस्ट पे है, बस के फ्लोर पे, और बस स्पीड से जा रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, लेट्स सपोज यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो बॉल भी रेस्ट में रहेगी। ये बस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है तो बॉल भी रेस्ट में रहेगी। लाइक ये मार्कर, अगर ये बस है तो मार्कर भी अभी रेस्ट में है। अब देखिए, देखा क्या हुआ? अब देखिए बस जा रही है, जैसे मैं रोक दूंगा देन बॉल, देखा आपने, रोल हुई ना, रोल हुई ना, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो नॉन इनर्शियल था। एक्सेलरेशन तो होगी इसमें भी, लेकिन कोई फोर्स नहीं है जो उसको एक्सप्लेन कर सके, तो वही है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी कंसेप्ट बिल्डअप है वो कंटिन्यू रखेंगे अपना। थैंक यू गाइस।